हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस स्टडी मेथड के बारे में कि केस स्टडी मेथड होता क्या है, और अब हम देखेंगे भी कि उसके कौन से स्टेप्स होते हैं पूरा डिटेल में, क्योंकि आपको अपने डाइट में जाके किसी एक स्टूडेंट की अपने स्कूल में जाके किसी एक स्टूडेंट की केस स्टडी करनी होगी। जो भी आपको लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है उसकी आपको केस स्टडी करनी होगी अपने डाइट में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि केस स्टडी होता क्या है और फिर आप उसकी जो है केस स्टडी कर पाएंगे। तो इसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि ये होता क्या है, उसके कौन से स्टेप्स होते हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSSB में और KVS में कि केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी किन स्टूडेंट्स पे की जाती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप उस हिसाब से अपना जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। फिर आपको जो भी असाइनमेंट मिला है वो आप इसके बेस पे कीजिएगा। तो सबसे पहले है आपका केस स्टडी जो है वो इंडिविजुअल मेथड है। इंडिविजुअल मेथड है मतलब किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के आपको केस स्टडी करनी होती है कि अगर वो उस बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है कि ये जो बच्चा है इसका बिहेवियर जो है बाकियों से अलग है, या फिर इसको प्रॉब्लम हो रही है कुछ समझने में, तो क्यों हो रही है वो प्रॉब्लम, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की केस स्टडी करते हैं। और ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मतलब कि जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं किसी बच्चे के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में पता लगाने के लिए कि उसका जो बिहेवियर है वो बाकी लोगों से अलग क्यों है। मतलब कि वो एक आप तरीके से ले लेंगे कि वो एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है कि बाकी लोग ठीक हैं लेकिन वो ठीक से नहीं काम कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे क्या रीज़न है। फिर उस रीज़न को ढूंढना और फिर उस रीज़न के हिसाब से उसका सॉल्यूशन निकालना ही को केस स्टडी में किया जाता है। तो जो केस स्टडी मेथड है वो टाइडमैन लेके आए थे, तो आप ऐसे इससे याद कर सकते हैं कि केस हमारा टाइट है। इस लाइन को आप 2-4 बार दोहराएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि जो केस स्टडी मेथड है वो टाइडमैन लेके आए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो समस्यात्मक बालकों हेतु इसका उपयोग किया जाता है, जो भी प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उन स्टूडेंट के लिए ये केस स्टडी मेथड का यूज़ किया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता, क्योंकि उसकी पूरी हिस्ट्री का पता चलता है। देखो, इससे हम पता चलता है बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है कि वो क्या है, उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि हम इसके स्टडी में पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसके जन्म से लेकर अब तक जो भी उसके बारे में है सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इकट्ठी की जाती है और फिर एनालाइज़ किया जाता है कि क्या क्या हुआ है उसके जीवन में और किस वजह से उसका जो बिहेवियर है वो ऐसा हो गया, वो सारा इसमें देखा जाता है। इसलिए हम उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है। अब आता है कि समस्यात्मक बालक होता क्या है, तभी तो आप उसकी केस स्टडी करोगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि वो जो समस्यात्मक बालक है वो है कौन, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, तो फिर आप पहचानोगे कैसे। तो उसी में आता है कि वह बालक जो स्वयं या दूसरों के लिए समस्या का कारण बने। आपकी क्लास में एक बच्चा है जो ना तो खुद ही पढ़ता है ना दूसरों को ही पढ़ने देता है। तो वो जो बच्चा है आपकी क्लास में वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और फिर आपको उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी कि क्यों वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। क्या उसके घर पे उसको बहुत पिटाई पड़ती है कि वो इतना अग्रेसिव रहता है और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देता। तो ये सब जब आप उसकी स्टडी करोगे, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो, एक बच्चा है वो एक जो बच्ची है वो क्लास के अंदर आती है, वो चुपचाप साइड में बैठी रहती है और छुट्टी में चली जाती है, ना किसी से बात करती है, ना इंटरेक्शन होता है उसका, ना किसी टीचर के क्वेश्चंस का आंसर देती है। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के लिए नहीं कर रहा कोई प्रॉब्लम, लेकिन वो खुद के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आगे फ्यूचर में जब वो किसी प्रोफेशन में जाएगा और अगर वो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहेगा तो उसको कहीं काम ही नहीं मिलेगा। तो वही है कि देखो, इसमें जो समस्या है वो बच्चा वो एक स्वयं के लिए और दूसरे के लिए। तो यहाँ देखो, ये जो लड़की है वो स्वयं के लिए प्रॉब्लम का कारण बन रही है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि हाँ वो एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है। इसका सोशल डेवलपमेंट करना होगा, है ना, क्योंकि ये बात ही नहीं कर रही किसी से, तो हमें इसका सोशल डेवलपमेंट करना होगा और हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा इसका बिहेवियर क्यों है। क्या इसको घर पे बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जाता है, या फिर ये अपने घर में सिंगल बच्चा है, इसके पेरेंट्स का और कोई बच्चा नहीं है, तो ये सिर्फ अकेले ही रहती हुई इसलिए ये थोड़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गई है। तो उस चीज़ को आपको दूर करना होगा और इसके लिए आप कुछ स्टेप्स अपनाएंगे
और फिर आप एनालाइज़ करके उसका सॉल्यूशन भी देंगे और फिर फॉलो अप करेंगे, देखेंगे कि क्या ये सारे मेथड जो मैंने बताए सॉल्यूशन वो सही काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो इसमें आप पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ केस स्टडी। जो केस स्टडी है उसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आता है आपका कि आपको पहले देख के पता तो लगाना पड़ेगा ना। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, देखना, हाँ। तो आप पहले देखेंगे किसी के बारे में, किसी भी बच्चे के बारे में कि विभिन्न बच्चों की गतिविधियों को देखते रहते हैं। हम क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चों को देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। फिर हमारी अचानक से ध्यान कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है जो कि एक्टिव नहीं है या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पर हमारा जब ध्यान उस पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर जाता है और हमें लगता है कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हमने आइडेंटिफाई किया है इस चीज़ को, हमने वो खोजा है। तो देखो जैसे यहाँ पे बोला है कि देखा 2 लड़कियां हैं, उनके मार्क्स पहले अच्छे आते थे। आप कॉपी चेक कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स की, आप देख रहे हैं कि 2 बच्चे हैं जो पहले काफ़ी इंटेलिजेंट थे, अब जो है उनका जो वर्क है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। तब ये ऑब्ज़र्व किया और अलर्ट हुए, आप अलर्ट हुए और फिर आपने देखा दोनों की आँख क्या है, रेड है, जो और ये क्लास में ज़्यादातर एब्सेंट रहने लगी हैं। ये चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की 1-2 महीने जो भी आपको टाइम लगा उसमें। फिर आप देखते हैं कि प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन में आप क्या देखेंगे कि अक्सर स्कूल से भाग जाती हैं, आँख उनकी लाल रहती है, मार्क्स उनके कम आ रहे हैं। ये आपने देख लिया कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपने आइडेंटिफाई की। ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे आपने जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं उस बच्चे के अंदर, वो सब आपने आइडेंटिफाई करके लिख ली। फिर नेक्स्ट आता है कि डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में आप क्या करोगे कि उस बच्चे से रिलेटेड सारा डाटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे स्कूल रिकॉर्ड चेक करेंगे कि उसका स्कूल के को जो भी रिकॉर्ड है वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचय अभिलेख, के सारे जो भी मैं बता रही हूँ आपको, मैं इनको इंडिविजुअली बताऊँगी क्या होते हैं। यहाँ बस आप देखो और इसको समझो। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी बच्चे का रिकॉर्ड होता है, स्कूल की एंट्री से एंड तक जो भी उसने किया होता है वो सारे इसके अंदर आता है। हाँ, फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है जो किसी पर्टिकुलर घटना से रिलेटेड होता है। इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी ताकि आपको ये इसका जो है समझ में आ जाए। अब स्कूल से हमने ये सब रिकॉर्ड लिए हैं। पोर्टफोलियो, जो भी बच्चे ने आज तक जो भी पिक्चर्स बनाई हैं, क्रिएटिव वर्क्स किए हैं, उन सब का एक कार्ड होता है जिसमें उसकी एक रिपोर्ट कार्ड की, जैसे कि कोई भी फंक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया तो उस टाइम की कोई फ़ोटो, वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर रख ली हैं। जो भी उसका है, ज़्यादातर इसमें जो है बच्चे के पॉजिटिव सामान को ही रखा जाता है कि उसने ये ड्राइंग की थी, उसको ये प्राइज़ मिला, तो उस प्राइज़ को लेते हुए उसकी फ़ोटो। हाँ, तो जो भी आपको उस बच्ची के बारे में मिलता है वो आप यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं इन सब चीज़ों के द्वारा। फिर हम देखते हैं उसके होम रिकॉर्ड की, हम उसके घर से जाके कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कि हम देख सकते हैं कि माँ के गर्भ से लेकर एंड तक जो है उसका हेल्थ रिकॉर्ड, कि बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड की स्टार्टिंग में उसको सारे इंजेक्शन्स लगे हैं या नहीं लगे हैं, और अब कभी चोट लगती है तो जो भी डॉक्टर ने उसका रिपोर्ट कार्ड बना रखा है वो कैसा है, कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। माँ के गर्भ से होते टाइम कभी उसको चोट वोट तो नहीं लग गई, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लेनी होगी। नेक्स्ट आता है इंटरव्यू लेंगे फ्रेंड से, उसके फ्रेंड से पूछेंगे कि बताओ ये इसमें ऐसे चेंजेस क्यों हो रहे हैं। उसके जो 2 बच्चियां हैं उनके हम फ्रेंड से बात करेंगे। हाँ, उनके पड़ोसी से, मम्मी पापा से, सिस्टर ब्रदर से कि क्या ये घर पे भी ऐसे ही रहती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे। फिर आता है विश्लेषण करना, एनालाइज करना, अलग अलग करना। हर जो भी आपने डाटा कलेक्शन किया है सब रीज़न्स को अलग अलग करना, सबको एक इंडिविजुअल करके देखना, समझना। देखेंगे कि रीज़न क्या क्या हो सकते हैं भागने का या फिर कम मार्क्स का, डाटा को देखकर। जो भी हमने डाटा इकट्ठा किया और जो भी हमने स्टार्टिंग में रीज़न्स देखे थे उसको हम लगा के अनुमान लगाएंगे कि कौन सा ऑथेंटिक रीज़न हो सकता है इन 2 बच्चियों के भागने का या फिर कम मार्क्स आने का। फिर आता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम जो भी हमने किया है कॉज इफेक्ट निष्कर्ष पर कि क्या क्या मेन कारण है, हम इसमें से मेन जो कारण है 2, 4, 5 जो भी आपके मेन कारण निकल के आ जाएंगे। जैसे कि इसमें हमने पूरी हिस्ट्री देख ली बच्चे की, फिर हमने यहाँ पे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, फिर जो मेन प्रॉब्लम्स है उसको हम सिंथेसिस में अलग कर लेंगे, जो भी 4-5 मेन प्रॉब्लम्स होंगी वो। फिर आता है रिमीडियल ट्रीटमेंट। रिमीडियल ट्रीटमेंट की अब हम उसे थोड़ा सा गाइड करेंगे कि कोई भी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम उसको गाइड करेंगे उस बच्चे को, जो भी 2 बच्चियां भाग रही हैं स्कूल से और कम मार्क्स लेके आ रही हैं। तो इसमें हम करेंगे कि अब हम उन बच्चों से बात करेंगे, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। फिर हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि अगर कोई भी जनरल बात है कि देखो तुम्हारे मार्क्स गंदे आ रहे हैं, तुम्हारा पहले का जो वो था
आपका जो भी पहले जो मार्क्स आते थे वो बढ़िया थे, लेकिन अब तुम्हारे मार्क्स जो हैं कम हो गए हैं। तो इसके बारे में पूरा इंस्ट्रक्शंस देंगे हम उन दोनों बच्चों को। गाइडेंस दे सकते हैं, जैसे अगर पढ़ाई लिखाई का मामला है तो हम बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं कि अब बच्चों आपको ऐसे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ये चैप्टर जितने टाइम में ऐसे कंप्लीट करो, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे पूछो। हाँ, ऐसे हम उसको गाइडेंस देंगे। हम उसकी काउंसलिंग भी करा सकते हैं। काउंसलिंग में क्या होता है कि आप उसके बहुत डिटेल में उसको कोई ट्रीटमेंट देंगे, बताएंगे, तो उसको हम काउंसलिंग कहते हैं, जब वो डिटेल में हो जाता है। गाइडेंस होता है और बातों बातों में आप बता दे रहे हैं, और काउंसलिंग में आता है आपको उसे पर्टिकुलर बिठा के 2-3 दिन का ट्रायल करा के बातचीत करके अच्छे से बताना। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हमें उसकी काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अब ये काउंसलर स्कूल्स में अवेलेबल होते हैं, नहीं होते तो फिर आप अरेंज करिए और बच्चे को प्रोवाइड कराइए। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हमने जो भी देखा बच्चों से बात करके हमें जो पता चला कि जो लड़कियां हैं वो जल्दी टीवी देखने के लिए भाग जा रही थी घर, दूसरी क्रिकेट खेलने के लिए भाग जा रही थी, तो है टीवी देखने के देंगे। अब इसका हम सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं? ट्रीटमेंट में अगर कोई रीज़न ये होता कि वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं मैम मेरे ना घर पे जल्दी शो आता है, टीवी का एक शो आता है, उसे देखने के लिए मैं जल्दी चली जाती हूँ, तो आप इसका क्या सॉल्यूशन देंगे? आप बोलेंगे कि चलो उसके पेरेंट्स से बोलेंगे कि आप जो है इस बच्चे को टीवी देखने दिया करो, है ना। आप बोलो उसको कि आप जो है मॉर्निंग में जो टीवी है वो शाम को जाके देख लेना, जब स्कूल ख़त्म होगा उसके बाद जाके आप देखो। और पेरेंट्स को भी बोलो, क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं उसको टीवी देखने नहीं देते थे। तो टीचर या फिर पेरेंट्स को बोलेगा कि आपको जो है अपने बच्चे को टीवी देखने देना होगा, ताकि वो स्कूल से जल्दी भाग के ना देखे टीवी। जैसे कि पेरेंट्स अगर ऑफिस गए हैं तो वो छुट्टी के बाद जाके टीवी देख सकती है, लेकिन अगर पेरेंट्स घर पे उसे टीवी नहीं देखने दे रहे हैं तो वो उसको जल्दी जल्दी जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि वो जो बच्ची है वो टीवी देखने के लिए जल्दी जल्दी भाग रही थी, तो पेरेंट्स उसको टीवी देखने दें, ये टीचर बोलेगा। फिर यहाँ पे एक दूसरी जो स्टूडेंट्स है वो क्रिकेट खेलने के लिए भाग रही थी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम बोलेंगे पेरेंट्स को कि आप इसका अकेडमी में नाम लिखवाओ, ताकि क्रिकेट खेल सके, इसका इंटरेस्ट है। तो ऐसे स्कूल से भागेगी तो उसकी स्टडी ख़राब होगी। तो ये जो भी हमने प्रॉब्लम देखी, जो मेन प्रॉब्लम्स ये 2 थी, हमें पता चल गया बातचीत करने के बाद कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो रहे हैं इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ, तो हम उसका सॉल्यूशन देंगे कि यस अगर उसको वो चीज़ पसंद है तो उसको वो करने दीजिए, उसका अलग टाइम रखिए और जो पढ़ाई का वो अलग टाइम रहेगा। फिर फॉलोअप में होता है कि आपने एंड कर दिया, देखना कुछ दिनों पर ऑब्जर्व करना। यहाँ पे आपने जो भी उसको इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो भी गाइडेंस काउंसलिंग जो भी सॉल्यूशन बताना था वो आपने बता दिया। फॉलोअप में आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि क्या वो सारी चीज़ें अभी भी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जैसे पेरेंट्स उस बच्चे को टीवी देखने दे रहे हैं या नहीं दे रहे, पेरेंट्स ने एकेडमी में उस बच्चे का नाम लिखवाया या नहीं लिखवाया, क्या अब भी उन बच्चों के मार्क्स जो हैं कम आ रहे हैं, क्या अभी भी वो जल्दी जल्दी स्कूल से घर भाग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना कि कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करना कि बच्चा दोबारा से तो उसी प्रॉब्लम में नहीं चला गया। ये चेक करना ही आता है फॉलो अप में। तो जब भी आप अपनी फ़ाइल बनाएंगे तो उस फाइल में ऐसे ही जो है टॉपिक रिमीडियल ट्रीटमेंट लिखेंगे हेडिंग यहाँ पे, जैसे पेज है तो अगर यहाँ पे आप रिमीडियल ट्रीटमेंट लिखेंगे और फिर जो भी आपने ट्रीटमेंट यहाँ पे दिए हैं वो सारा इस पेज के ऊपर ही ऐसे आ जाएगा। तो जो भी पॉइंट्स है, ये 7 है फॉलोअप तक, तो 7 के लिए आपका 7 पेज बनेंगे और उन 7 पेज के ऊपर आपको लिखना होगा कि मैंने इसमें क्या किया, मैंने इस वाले पार्ट में क्या किया, इसमें क्या किया, फिर मैंने क्या सॉल्यूशन दिया, क्या फॉलोअप किया। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी जब भी आप केस स्टडी कर रहे होगे। और उस बच्चे का फ़ोटोग्राफ, उसके नाम पता, घर में कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको देनी होंगी। फिर जो मर्फी ने इसे मौखिक विधि भी कहा है, मर्फी है जो कि साइकोलॉजिस्ट ही हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में है वो भी। तो उन्होंने इसे बोला कि ये ओरल मेथड विधि है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम ये वर्बली इंटरव्यू करके इन सब चीज़ों से ही पता लगा लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि जो एक्शन रिसर्च है और केस स्टडी, उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि केस स्टडी में भी तो हमको प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करनी होती है। और अगर आपको केस स्टडी नहीं आती तो आप मुझे वो बताओ, मैं आपको अगर आपको एक्शन रिसर्च नहीं आता तो वो बताओ, मैं वो भी बता दूंगी आपको। तो देखो एक्शन रिसर्च और केस स्टडी में डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि केस स्टडी पर्टिकुलर किसी एक बच्चे की होती है, लेकिन जो एक्शन रिसर्च होता है वो आपकी पूरी क्लास की प्रॉब्लम कुछ होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो लेके आई गई होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि आपका केस स्टडी क्या है, उसके फाइल आपको कैसे बनानी है। आप A4 साइज शीट पे बनाइए, और जैसे भी आपको डेकोरेशन करना है, डेकोरेशन का मैंने पूरा आपको बता दिया कि क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कलर पेन यूज़ कीजिए,
हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, कोई डायग्राम बना सकते हैं उससे रिलेटेड डाटा को एनालाइज करते हुए, एनालिसिस करते हुए, तो वो भी बना सकते हैं आप। तो फिर से आपके मार्क्स थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरी वीडियो आपके काम आ रही हैं। अभी मेरे थोड़े एग्ज़ाम्स हैं, इस वजह से मैं आपको रेगुलर जो है नहीं दे पा रही हूँ वीडियो। तो जैसे मैंने कुछ वीडियोस पहले से ही प्रिपेयर कर ली हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूँगी ताकि मेरे एग्ज़ाम्स के बीच में भी आपको वीडियो मिलती रहे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप थोड़ा सपोर्ट करो क्योंकि अभी फ़िलहाल तो एग्ज़ाम है, तो डेली तो वीडियो नहीं आ सकती, लेकिन जैसे भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वैसे आप उसका फ़ायदा उठाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।